ससुराल में महिला को कोई भी पीटे, पति ही होगा जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट। वकील, महिला की पिटाई क्लाइंट के पिता ने की थी। कोर्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्य जिम्मेदारी पति की है। ससुराल में महिलाओं के साथ मारपीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर ससुराल में महिला की पिटाई होती है तो उसकी चोटों के लिए मुख्य रूप से पति जिम्मेदार होगा, भले पिटाई पति के रिश्तेदारों ने की हो। अदालत ने पत्नी की पिटाई के एक मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी के वकील ने बार बार अग्रिम जमानत के लिए जोर दिया तो प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोम्बडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, पत्नी का आरोप है कि आप आरोपी गला घोंटकर उसकी जान लेने वाले थे। उनका कहना है कि आपने जबरन गर्भपात कराया। आप किस तरह के मर्द हैं जो पत्नी को क्रिकेट बैट से पीटते हैं? जब वकील ने कहा कि उसके क्लाइंट के पिता ने बैट से महिला की पिटाई की थी तो बेंच ने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आप पति थे या आपके पिता जिन्होंने कथित तौर पर बैट से उनकी पिटाई की। जब ससुराल में महिला को यातनाएं दी जाती हैं तो मुख्य रूप से जिम्मेदारी पति की बनती है। पति, सास ससुर पर मारपीट का आरोप। अदालत जिस शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, यह उसकी तीसरी शादी है। पिछले साल जून में उसकी पत्नी ने लुधियाना पुलिस में उसके और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि दहेज की बढ़ती मांगों को पूरा न कर पाने पर उसे पति, ससुर और सास ने बुरी तरह पीटा। सिर्फ 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई। कहां तक पहुंचा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम? एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। करीब 1261 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें 497 किलोमीटर के हिस्से पर काम जारी है और जल्द ही 162 किलोमीटर के एक अन्य हिस्से पर भी काम शुरू होने वाला है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 569 किलोमीटर हिस्से के लिए बिडिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) रूट के जरिए किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023-24 तक बनकर तैयार हो सकता है। यही प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी अहम हो गया था कि क्योंकि दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के साथ स्वर्ण चतुर्भुज का NH-48 पर भारी भीड़ हो गई है। 6 लेन का यह कॉरिडोर देश के रोड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर औसत ट्रैफिक करीब 80,000 पैसेंजर कार यूनिट PCUS है। एक आकलन के अनुसार यह जल्द ही बढ़कर 100,000 PCUS हो जाएगा। जून की अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट स्विस ने कहा था, ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनफील्ड योजना पर काम कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी और निर्माण समय भी कम लगेगा। जमीन अधिग्रहण कम करना पड़ा है और कॉरिडोर के लिए लोगों का पुनर्वास भी कम हुआ है। 5 राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद और वडोदरा की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। दूरी और समय कम होने से इसका आर्थिक फायदा भी होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से दूरी कम होने से लॉजिस्टिक लागत कॉरिडोर पर करीब 8-9% कम होगी और इससे लाइफटाइम करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। दूरी, समय और तेल की खपत कम होगी, इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। कॉरिडोर पर नियंत्रित एक्सेस होगा। दोनों तरह 75 एमिनिटीज का एक नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई गई है जो 50 किलोमीटर के अंतराल पर होगी। सरकार इस 8 लेन का ऐसे निर्माण कराने का प्रावधान लेकर चल रही है जिसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है। हर साल 32 करोड़ लीटर तेल की बचत। सड़क मंत्रालय का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से करीब 32 करोड़ लीटर तेल की सालाना बचत होगी। वहीं प्रति लीटर 2.68 किलो का CO2 उत्सर्जन मानकर चले तो हर साल 85.7 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन कम होगा। तुलनात्मक नजरिए से देखें तो इतना उत्सर्जन कम करने के लिए 4 लाख पेड़ की जरूरत होगी। इसमें प्रति एकड़ 80 पेड़ होने चाहिए। इसके लिए वन विभाग को करीब 2 लाख हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। भारतमाला परियोजना का पहला फेज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित है। इस पर काम 2017 से शुरू हो और इसे अगले 5 साल में पूरा करना है। विश्लेषकों का कहना है कि पहला चरण कम से कम 2 साल लेट होगा। रेटिंग एजेंसी ICRA का कहना है कि यह 2025-26 तक पूरा होगा।
देश भर में सामान ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए भारतमाला परियोजना एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। बीजेपी विधायक दल ने सभी की सहमति से प्रस्ताव पास किया। वर्तमान में लोकसभा सांसद है तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी जोड़तोड़ का सिलसिला खत्म हो गया है। अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे। इससे पहले रावत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की देहरादून में बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में लोकसभा सदस्य तीरथ सिंह रावत को सभी की सहमति से तीरथ सिंह रावत को विधायक दल का नेता चुना गया। इसको लेकर विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सभी विधायकों ने अपनी मुहर लगा दी। थोड़ी देर में रावत प्रदेश के राज्यपाल से मिलेंगे और विधायक दल का नेता होने का पत्र सौंपेंगे। पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं रावत। बता दें कि तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद हैं। वह फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में तीरथ सिंह रावत बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। 2019 में उन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। सीबीएसई ने फिर बदली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीख। देखें नई डेटशीट। 1 मार्च से होनी थी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम डेटशीट 2021 सीबीएसई की ओर से जारी आदेश के तहत अब 14 मार्च से परीक्षाएं। 12वीं भौतिक की परीक्षा अब 8 जून को। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ने एक बार और अपनी प्रैक्टिकल और परीक्षा तिथियों में बदलाव किया है। 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल की तिथियां तो बदली ही हैं, साथ ही कई विषयों की परीक्षा की तारीखों एग्जाम डेटशीट में भी बदलाव किया गया है। अब प्रधानाचार्यों का कहना है कि छात्र छात्राएं जो बदलाव हुए हैं उनके मुताबिक तैयारी करें। दरअसल कुछ दिनों पहले सीबीएसई की ओर से निर्देश जारी हुए थे कि 1 मार्च से बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। हालांकि स्कूलों में आज 10 मार्च तक भी परीक्षाएं नहीं हुई और बोर्ड की ओर से आदेश जारी हो गया कि अब 14 मार्च से परीक्षाएं कराई जाएं। मेरठ में सीबीएसई बोर्ड के कोऑर्डिनेटर सुधांशु शेखर ने बताया कि 12वीं में भौतिक विज्ञान की परीक्षा 13 मई को होनी थी, लेकिन अब वो 8 जून को होगी। इसी तरह गणित की परीक्षा 1 जून को होनी थी, वो अब 31 मई को होगी। हिंदी की परीक्षा 31 मई को होनी थी, जो अब 1 जून को होगी। इसी तरह 10वीं में 15 मई को होने वाली विज्ञान की परीक्षा अब 21 मई को होगी। परीक्षा तिथि में हुए इस परिवर्तन को लेकर छात्र छात्राओं का कहना था कि भौतिक विज्ञान के पेपर में गैप ज्यादा है, इससे वह अन्य विषयों की तैयारी बेहतर ढंग से नहीं कर सकेंगे। कोविड नियमों का करना होगा पालन। सुधांशु शेखर ने बताया कि सभी छात्र छात्राओं को मास्क लगाकर परीक्षा देनी होगी। जो परीक्षार्थी मास्क लगाकर नहीं आएंगे उन्हें परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। उन्होंने कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों को भी निर्देशित किया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग लगातार कराई जाएगी।
के रिटायर्ड कर्मियों के लिए जल्द शुरू होगा टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सेवा अस्पतालों में वयोवृद्धों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के आश्रितों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। 1 मार्च से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ निजी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना टीका लगाया जा रहा है। दूसरे चरण में 60 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन अब इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सेवा अस्पतालों में वयोवृद्धों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के आश्रितों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। सेना की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि सशस्त्र बलों की चिकित्सा सुविधाओं के पंजीकरण के पूरा होने के बाद टीकाकरण की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होने की संभावना है। बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ 16 जनवरी को देश भर में टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत की गई थी। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण शुरू किया गया था। अब तक 1.94 करोड़ लोगों का हुआ टीकाकरण। आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने के बाद से अब तक 1.94 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में 5 मार्च को करीब 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाया गया, जो कि एक दिन में अब तक सबसे अधिक लोगों को टीका लगाने की संख्या है। बता दें कि टीकाकरण की शुरुआत के बाद 13 फरवरी से टीका की दूसरी खुराक लगाने की शुरुआत हुई थी। पहली खुराक लेने के 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार टीकाकरण अभियान के 49वें दिन 5 मार्च को 14,92,201 खुराक दी गई। इनमें से 11,99,848 लाभार्थियों, स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मी को 18,333 सत्रों में टीके की पहली खुराक दी गई और 2,92,353 कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। शनिवार सुबह 7 बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 3,57,478 सत्रों में टीके की 1,94,97,704 खुराक दी जा चुकी है। इनमें से 69,15,661 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली खुराक दी गई और 33,56,830 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई। भारत में फिर बड़े कोरोना वायरस के केस। 24 घंटे में इतने लोगों की मौत। भारत में कोरोना वायरस के 15,388 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 77 लोगों की मौत। देश में अब तक 2.26 करोड़ लोगों को लगा टीका। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को भारत में कोरोना के 15,388 के सामने आए, जबकि 16,596 मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पिछले 24 घंटों की बात करें तो इस घातक बीमारी से 77 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2.26 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 25,320 मामले आए सामने। 161 की मौत। 1,09,89,897 लोग कोरोना इलाज के बाद घर लौटे। 2,10,544 मरीज देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। हर स्तर पर लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र में इसका असर सबसे ज्यादा है। अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 1,13,59,048। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,13,59,048 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 161 लोगों की मौत हुई है। नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,58,607 हो गई है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,10,544 है। कोरोना का इलाज कराने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,09,89,897 है। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। 2021 में पहली बार एक दिन में आए 23,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 117 मरीजों की मौत। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846। देश भर में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर सरकार के साथ लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। साल 2021 में पहली बार 24 घंटे के अंदर 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही गुरुवार को कोरोना संक्रमित 117 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से संक्रमित 23,285 नए मामले सामने आए हैं।
इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846 हो गई है। वहीं कोरोना से संक्रमित 117 लोगों ने दम तोड़ दिया। नई मौतों के बाद कोरोना से मरने वाले कुल मौतों की संख्या 1,58,306 हो गई है। अभी तक देश में कोरोना संक्रमण से संबंधित सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,97,237 है। कोरोना इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या 1,09,53,303 हो गई है। दूसरी तरफ देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। इस अभियान के तहत देश में कुल 2,61,64,920 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के 25,320 मामले आए सामने। 161 की मौत। 1,09,89,897 लोग कोरोना इलाज के बाद घर लौटे। 2,10,544 मरीज देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। हर स्तर पर लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र में इसका असर सबसे ज्यादा है। अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 1,13,59,048। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,13,59,048 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 161 लोगों की मौत हुई है। नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,58,607 हो गई है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,10,544 है। कोरोना का इलाज कराने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,09,89,897 है। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। 2021 में पहली बार एक दिन में आए 23,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 117 मरीजों की मौत। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846। देश भर में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर सरकार के साथ लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। साल 2021 में पहली बार 24 घंटे के अंदर 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही गुरुवार को कोरोना संक्रमित 117 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से संक्रमित 23,285 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846 हो गई है। वहीं कोरोना से संक्रमित 117 लोगों ने दम तोड़ दिया। नई मौतों के बाद कोरोना से मरने वाले कुल मौतों की संख्या 1,58,306 हो गई है। अभी तक देश में कोरोना संक्रमण से संबंधित सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,97,237 है। कोरोना इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या 1,09,53,303 हो गई है। दूसरी तरफ देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। इस अभियान के तहत देश में कुल 2,61,64,920 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सेना के रिटायर्ड कर्मियों के लिए जल्द शुरू होगा टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सेवा अस्पतालों में वयोवृद्धों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के आश्रितों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। 1 मार्च से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ निजी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना टीका लगाया जा रहा है। दूसरे चरण में 60 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन अब इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सेवा अस्पतालों में वयोवृद्धों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के आश्रितों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। सेना की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि सशस्त्र बलों की चिकित्सा सुविधाओं के पंजीकरण के पूरा होने के बाद टीकाकरण की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होने की संभावना है। बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ 16 जनवरी को देश भर में टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत की गई थी। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण शुरू किया गया था। अब तक 1.94 करोड़ लोगों का हुआ टीकाकरण। आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने के बाद से अब तक 1.94 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में 5 मार्च को करीब 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाया गया, जो कि एक दिन में अब तक सबसे अधिक लोगों को टीका लगाने की संख्या है। बता दें कि टीकाकरण की शुरुआत के बाद 13 फरवरी से टीका की दूसरी खुराक लगाने की शुरुआत हुई थी। पहली खुराक लेने के 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार टीकाकरण अभियान के 49वें दिन 5 मार्च कुल 14,92,201 खुराक दी गई। इनमें से 11,99,848 लाभार्थियों, स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मी को 18,333 सत्रों में टीके की पहली खुराक दी गई और 2,92,353 कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। शनिवार सुबह 7 बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 3,57,478 सत्रों में टीके की 1,94,97,704 खुराक दी जा चुकी है। इनमें से 69,15,661 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली खुराक दी गई और 33,56,830 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई। भारत में फिर बड़े कोरोना वायरस के केस, 24 घंटे में इतने लोगों की मौत। भारत में कोरोना वायरस के 15,388 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 77 लोगों की मौत। देश में अब तक 2.26 करोड़ लोगों को लगा टीका। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को भारत में कोरोना के 15,388 के सामने आए, जबकि 16,596 मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पिछले 24 घंटों की बात करें तो इस घातक बीमारी से 77 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2.26 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 25,320 मामले आए सामने, 161 की मौत। 1,09,89,897 लोग कोरोना इलाज के बाद घर लौटे। 2,10,544 मरीज देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। हर स्तर पर लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र में इसका असर सबसे ज्यादा है। अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 1,13,59,048। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,13,59,048 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 161 लोगों की मौत हुई है। नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,58,607 हो गई है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,10,544 है। कोरोना का इलाज कराने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,09,89,897 है। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। 2021 में पहली बार एक दिन में आए 23,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 117 मरीजों की मौत। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846। देश भर में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर सरकार के साथ लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। साल 2021 में पहली बार 24 घंटे के अंदर 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही गुरुवार को कोरोना संक्रमित 117 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से संक्रमित 23,285 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846 हो गई है। वहीं कोरोना से संक्रमित 117 लोगों ने दम तोड़ दिया। नई मौतों के बाद कोरोना से मरने वाले कुल मौतों की संख्या 1,58,306 हो गई है। अभी तक देश में कोरोना संक्रमण से संबंधित सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,97,237 है। कोरोना इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या 1,09,53,303 हो गई है। दूसरी तरफ देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। इस अभियान के तहत देश में कुल 2,61,64,920 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सेना के रिटायर्ड कर्मियों के लिए जल्द शुरू होगा टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सेवा अस्पतालों में वयोवृद्धों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के आश्रितों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। 1 मार्च से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ निजी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना टीका लगाया जा रहा है। दूसरे चरण में 60 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन अब इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सेवा अस्पतालों में वयोवृद्धों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के आश्रितों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। सेना की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि सशस्त्र बलों की चिकित्सा सुविधाओं के पंजीकरण के पूरा होने के बाद टीकाकरण की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होने की संभावना है।
बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ 16 जनवरी को देश भर में टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत की गई थी। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण शुरू किया गया था। अब तक 1.94 करोड़ लोगों का हुआ टीकाकरण। आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने के बाद से अब तक 1.94 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में 5 मार्च को करीब 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाया गया, जो कि एक दिन में अब तक सबसे अधिक लोगों को टीका लगाने की संख्या है। बता दें कि टीकाकरण की शुरुआत के बाद 13 फरवरी से टीका की दूसरी खुराक लगाने की शुरुआत हुई थी। पहली खुराक लेने के 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार टीकाकरण अभियान के 49वें दिन 5 मार्च कुल 14,92,201 खुराक दी गई। इनमें से 11,99,848 लाभार्थियों, स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मी को 18,333 सत्रों में टीके की पहली खुराक दी गई और 2,92,353 कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। शनिवार सुबह 7 बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 3,57,478 सत्रों में टीके की 1,94,97,704 खुराक दी जा चुकी है। इनमें से 69,15,661 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली खुराक दी गई और 33,56,830 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई। भारत में फिर बड़े कोरोना वायरस के केस, 24 घंटे में इतने लोगों की मौत। भारत में कोरोना वायरस के 15,388 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 77 लोगों की मौत। देश में अब तक 2.26 करोड़ लोगों को लगा टीका। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को भारत में कोरोना के 15,388 के सामने आए, जबकि 16,596 मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पिछले 24 घंटों की बात करें तो इस घातक बीमारी से 77 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2.26 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 25,320 मामले आए सामने, 161 की मौत। 1,09,89,897 लोग कोरोना इलाज के बाद घर लौटे। 2,10,544 मरीज देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। हर स्तर पर लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र में इसका असर सबसे ज्यादा है। अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 1,13,59,048। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,13,59,048 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 161 लोगों की मौत हुई है। नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,58,607 हो गई है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,10,544 है। कोरोना का इलाज कराने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,09,89,897 है। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। 2021 में पहली बार एक दिन में आए 23,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 117 मरीजों की मौत। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846। देश भर में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर सरकार के साथ लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। साल 2021 में पहली बार 24 घंटे के अंदर 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही गुरुवार को कोरोना संक्रमित 117 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से संक्रमित 23,285 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,13,08,846 हो गई है। वहीं कोरोना से संक्रमित 117 लोगों ने दम तोड़ दिया। नई मौतों के बाद कोरोना से मरने वाले कुल मौतों की संख्या 1,58,306 हो गई है। अभी तक देश में कोरोना संक्रमण से संबंधित सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,97,237 है। कोरोना इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या 1,09,53,303 हो गई है। दूसरी तरफ देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। इस अभियान के तहत देश में कुल 2,61,64,920 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के 25,320 मामले आए सामने, 161 की मौत। 1,09,89,897 लोग कोरोना इलाज के बाद घर लौटे। 2,10,544 मरीज देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। हर स्तर पर लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र में इसका असर सबसे ज्यादा है।
अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। सिर्फ 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई। कहां तक पहुंचा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम। एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। करीब 1261 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें 497 किलोमीटर के हिस्से पर काम जारी है और जल्द ही 162 किलोमीटर के एक अन्य हिस्से पर भी काम शुरू होने वाला है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 569 किलोमीटर हिस्से के लिए बिडिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC रूट के जरिए किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023-24 तक बनकर तैयार हो सकता है। यही प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी अहम हो गया था कि क्योंकि दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के साथ स्वर्ण चतुर्भुज का NH48 पर भारी भीड़ हो गई है। 6 लेन का यह कॉरिडोर देश के रोड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर औसत ट्रैफिक करीब 80,000 पैसेंजर कार यूनिट PCUS है। एक आकलन के अनुसार यह जल्द ही बढ़कर 100,000 PCUS हो जाएगा। जून की अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट सुइस ने कहा था, ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनफील्ड योजना पर काम कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी और निर्माण समय भी कम लगेगा। जमीन अधिग्रहण कम करना पड़ा है और कॉरिडोर के लिए लोगों का पुनर्वास भी कम हुआ है। 5 राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मौत ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद और वडोदरा की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। दूरी और समय कम होने से इसका आर्थिक फायदा भी होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से दूरी कम होने से लॉजिस्टिक लागत कॉरिडोर पर करीब 8-9% कम होगी और इससे लाइफटाइम करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। दूरी, समय और तेल की खपत कम होगी, इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। कॉरिडोर पर नियंत्रित एक्सेस होगा। दोनों तरह 75 एमिनिटीज का एक नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई गई है जो 50 किलोमीटर के अंतराल पर होगी। सरकार इस 8 लेन का ऐसे निर्माण कराने का प्रावधान लेकर चल रही है, जिसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है। हर साल 32 करोड़ लीटर तेल की बचत। सड़क मंत्रालय का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से करीब 32 करोड़ लीटर तेल की सालाना बचत होगी। वहीं प्रति लीटर 2.68 किलो का CO2 उत्सर्जन मानकर चले तो हर साल 85.7 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन कम होगा। तुलनात्मक नजरिए से देखें तो इतना उत्सर्जन कम करने के लिए 4 लाख पेड़ की जरूरत होगी। इसमें प्रति एकड़ 80 पेड़ होने चाहिए। इसके लिए वन विभाग को करीब 2 लाख हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। भारतमाला परियोजना का पहला फेज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित है। इस पर काम 2017 से शुरू हो और इसे अगले 5 साल में पूरा करना है। विश्लेषकों का कहना है कि पहला चरण कम से कम 2 साल लेट होगा। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि यह 2025-26 तक पूरा होगा। देश भर में सामान ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए भारतमाला परियोजना एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से कम होगी 220 किलोमीटर की दूरी। गडकरी की घोषणा। गडकरी ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के बन जाने से जहां ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी जगह मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे घटाएगा 220 किलोमीटर की दूरी। ट्रैफिक की समस्या से भी मिलेगी निजात, कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी हो आसानी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बना रहे हैं इस एक्सप्रेसवे। अब यह एक्सप्रेसवे JNPT तक जाएगा, पहले सिर्फ ठाणे तक बनना था। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह घोषणा की है कि मुंबई दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT तक बढ़ाया जाएगा। पहले इस एक्सप्रेसवे को ठाणे शहर तक ही बनाया जाना था। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल सकेंगी। 220 किलोमीटर की दूरी होगी कम। दिल्ली मुंबई हाईवे भारत का फ्लैगशिप एक्सप्रेसवे होगा। इसकी मदद से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी तकरीबन 220 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं इस हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियां चल सकेंगे। राज्य की इस सड़क को बनाने के लिए तकरीबन 7,000 करोड़ का फंड अप्रूव कर दिया गया है। बढ़ाई गई प्रोजेक्ट की कॉस्ट। गडकरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन 5,801 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है।
पहले सालाना 2,727 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था। इससे राज्य में 1,035 किलोमीटर के राष्ट्रीय हाईवे का काम अच्छा और तेज गति से होगा। 429 करोड़ रुपए से 5 बड़े पुल और 10 छोटे पुलों का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। सेंट्रल रोड फंड की तरफ से भी 1800 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इस दौरान नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। राज्य सरकार भी बनी पार्टनर। नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी भागीदार होगी। राज्य सरकार को जीएसटी में छूट देनी होगी, साथ ही स्टील और सीमेंट की आपूर्ति करनी होगी, वो भी रॉयल्टी फ्री। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन की वजह से इस प्रोजेक्ट की लागत 15,000 करोड़ रुपए तक बढ़ चुकी है। गडकरी ने कहा कि हम राज्य सरकार से चाहते थे कि वे 50% पैसे भूमि अधिग्रहण के लिए दें, लेकिन सरकार ने कहा कि हम जीएसटी और रॉयल्टी में छूट देकर अपनी भागीदारी निभाएंगे। वही दिल्ली एक्सप्रेसवे से कम होगी 220 किलोमीटर की दूरी। गडकरी की घोषणा। गडकरी ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के बन जाने से जहां ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी जगह मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे घटाएगा 220 किलोमीटर की दूरी। ट्रैफिक की समस्या से भी मिलेगी निजात, कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी हो आसानी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बना रहे हैं इस एक्सप्रेसवे। अब यह एक्सप्रेसवे जेएनपीटी तक जाएगा, पहले सिर्फ ठाणे तक बनना था। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह घोषणा की है कि मुंबई दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी तक बढ़ाया जाएगा। पहले इस एक्सप्रेसवे को ठाणे शहर तक ही बनाया जाना था। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल सकेंगी। 220 किलोमीटर की दूरी होगी कम। दिल्ली मुंबई हाईवे भारत का फ्लैगशिप एक्सप्रेसवे होगा। इसकी मदद से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी तकरीबन 220 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं इस हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियां चल सकेंगे। राज्य की इस सड़क को बनाने के लिए तकरीबन 7,000 करोड़ का फंड अप्रूव कर दिया गया है। बढ़ाई गई प्रोजेक्ट की कॉस्ट। गडकरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन 5,801 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। पहले सालाना 2,727 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था। इससे राज्य में 1,035 किलोमीटर के राष्ट्रीय हाईवे का काम अच्छा और तेज गति से होगा। 429 करोड़ रुपए से 5 बड़े पुल और 10 छोटे पुलों का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। सेंट्रल रोड फंड की तरफ से भी 1800 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इस दौरान नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। राज्य सरकार भी बनी पार्टनर। नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी भागीदार होगी। राज्य सरकार को जीएसटी में छूट देनी होगी, साथ ही स्टील और सीमेंट की आपूर्ति करनी होगी, वो भी रॉयल्टी फ्री। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन की वजह से इस प्रोजेक्ट की लागत 15,000 करोड़ रुपए तक बढ़ चुकी है। गडकरी ने कहा कि हम राज्य सरकार से चाहते थे कि वे 50% पैसे भूमि अधिग्रहण के लिए दें, लेकिन सरकार ने कहा कि हम जीएसटी और रॉयल्टी में छूट देकर अपनी भागीदारी निभाएंगे। सिर्फ 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई। कहां तक पहुंचा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम। एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। करीब 1,261 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें 497 किलोमीटर के हिस्से पर काम जारी है और जल्द ही 162 किलोमीटर के एक अन्य हिस्से पर भी काम शुरू होने वाला है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 569 किलोमीटर हिस्से के लिए बिडिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन ईपीसी रूट के जरिए किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023-24 तक बनकर तैयार हो सकता है। यही प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी अहम हो गया था कि क्योंकि दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के साथ स्वर्ण चतुर्भुज का NH-48 पर भारी भीड़ हो गई है। 6 लेन का यह कॉरिडोर देश के रोड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर औसत ट्रैफिक करीब 80,000 पैसेंजर कार यूनिट PCUS है। एक आकलन के अनुसार यह जल्द ही बढ़कर 100,000 PCUS हो जाएगा। जून की अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट स्विस ने कहा था, ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनफील्ड योजना पर काम कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी और निर्माण समय भी कम लगेगा। जमीन अधिग्रहण कम करना पड़ा है और कॉरिडोर के लिए लोगों का पुनर्वास भी कम हुआ है। 5 राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मौत ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, कोटा,
चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद और वडोदरा की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। दूरी और समय कम होने से इसका आर्थिक फायदा भी होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से दूरी कम होने से लॉजिस्टिक लागत कॉरिडोर पर करीब 8-9% कम होगी और इससे लाइफटाइम करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। दूरी, समय और तेल की खपत कम होगी, इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। कॉरिडोर पर नियंत्रित एक्सेस होगा। दोनों तरह 75 एमिनिटीज का एक नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई गई है जो 50 किलोमीटर के अंतराल पर होगी। सरकार इस 8 लेन का ऐसे निर्माण कराने का प्रावधान लेकर चल रही है, जिसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है। हर साल 32 करोड़ लीटर तेल की बचत। सड़क मंत्रालय का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से करीब 32 करोड़ लीटर तेल की सालाना बचत होगी। वहीं प्रति लीटर 2.68 किलो का CO2 उत्सर्जन मानकर चले तो हर साल 85.7 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन कम होगा। तुलनात्मक नजरिए से देखें तो इतना उत्सर्जन कम करने के लिए 4 लाख पेड़ की जरूरत होगी। इसमें प्रति एकड़ 80 पेड़ होने चाहिए। इसके लिए वन विभाग को करीब 2 लाख हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। भारतमाला परियोजना का पहला फेज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित है। इस पर काम 2017 से शुरू हो और इसे अगले 5 साल में पूरा करना है। विश्लेषकों का कहना है कि पहला चरण कम से कम 2 साल लेट होगा। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि यह 2025-26 तक पूरा होगा। देश भर में सामान ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए भारतमाला परियोजना एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई। कहां तक पहुंचा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम। एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। करीब 1261 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें 497 किलोमीटर के हिस्से पर काम जारी है और जल्द ही 162 किलोमीटर के एक अन्य हिस्से पर भी काम शुरू होने वाला है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 569 किलोमीटर हिस्से के लिए बिडिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC रूट के जरिए किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023-24 तक बनकर तैयार हो सकता है। यही प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी अहम हो गया था कि क्योंकि दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के साथ स्वर्ण चतुर्भुज का NH48 पर भारी भीड़ हो गई है। 6 लेन का यह कॉरिडोर देश के रोड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर औसत ट्रैफिक करीब 80,000 पैसेंजर कार यूनिट PCUS है। एक आकलन के अनुसार यह जल्द ही बढ़कर 100,000 PCUS हो जाएगा। जून की अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट सुइस ने कहा था, ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनफील्ड योजना पर काम कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी और निर्माण समय भी कम लगेगा। जमीन अधिग्रहण कम करना पड़ा है और कॉरिडोर के लिए लोगों का पुनर्वास भी कम हुआ है। 5 राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मौत ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद और वडोदरा की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। दूरी और समय कम होने से इसका आर्थिक फायदा भी होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से दूरी कम होने से लॉजिस्टिक लागत कॉरिडोर पर करीब 8-9% कम होगी और इससे लाइफटाइम करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। दूरी, समय और तेल की खपत कम होगी, इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। कॉरिडोर पर नियंत्रित एक्सेस होगा। दोनों तरह 75 एमिनिटीज का एक नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई गई है जो 50 किलोमीटर के अंतराल पर होगी। सरकार इस 8 लेन का ऐसे निर्माण कराने का प्रावधान लेकर चल रही है, जिसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है। हर साल 32 करोड़ लीटर तेल की बचत। सड़क मंत्रालय का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से करीब 32 करोड़ लीटर तेल की सालाना बचत होगी। वहीं प्रति लीटर 2.68 किलो का CO2 उत्सर्जन मानकर चले तो हर साल 85.7 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन कम होगा। तुलनात्मक नजरिए से देखें तो इतना उत्सर्जन कम करने के लिए 4 लाख पेड़ की जरूरत होगी। इसमें प्रति एकड़ 80 पेड़ होने चाहिए। इसके लिए वन विभाग को करीब 2 लाख हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। भारतमाला परियोजना का पहला फेज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित है। इस पर काम 2017 से शुरू हो और इसे अगले 5 साल में पूरा करना है।
विश्लेषकों का कहना है कि पहला चरण कम से कम 2 साल लेट होगा। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि यह 2025-26 तक पूरा होगा। देश भर में सामान ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए भारतमाला परियोजना एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। दिल्ली एक्सप्रेसवे से कम होगी 220 किलोमीटर की दूरी। गडकरी की घोषणा। गडकरी ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के बन जाने से जहां ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी जगह मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे घटाएगा 220 किलोमीटर की दूरी। ट्रैफिक की समस्या से भी मिलेगी निजात, कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी हो आसानी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बना रहे हैं इस एक्सप्रेसवे। अब यह एक्सप्रेसवे JNPT तक जाएगा, पहले सिर्फ ठाणे तक बनना था। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह घोषणा की है कि मुंबई दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT तक बढ़ाया जाएगा। पहले इस एक्सप्रेसवे को ठाणे शहर तक ही बनाया जाना था। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल सकेंगी। 220 किलोमीटर की दूरी होगी कम। दिल्ली मुंबई हाईवे भारत का फ्लैगशिप एक्सप्रेसवे होगा। इसकी मदद से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी तकरीबन 220 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं इस हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियां चल सकेंगे। राज्य की इस सड़क को बनाने के लिए तकरीबन 7,000 करोड़ का फंड अप्रूव कर दिया गया है। बढ़ाई गई प्रोजेक्ट की कॉस्ट। गडकरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन 5,801 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। पहले सालाना 2,727 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था। इससे राज्य में 1,035 किलोमीटर के राष्ट्रीय हाईवे का काम अच्छा और तेज गति से होगा। 429 करोड़ रुपए से 5 बड़े पुल और 10 छोटे पुलों का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। सेंट्रल रोड फंड की तरफ से भी 1,800 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इस दौरान नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। राज्य सरकार भी बनी पार्टनर। नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी भागीदार होगी। राज्य सरकार को GST में छूट देनी होगी, साथ ही स्टील और सीमेंट की आपूर्ति करनी होगी, वो भी रॉयल्टी फ्री। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन की वजह से इस प्रोजेक्ट की लागत 15,000 करोड़ रुपए तक बढ़ चुकी है। गडकरी ने कहा कि हम राज्य सरकार से चाहते थे कि वे 50% पैसे भूमि अधिग्रहण के लिए दें, लेकिन सरकार ने कहा कि हम GST और रॉयल्टी में छूट देकर अपनी भागीदारी निभाएंगे। 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई। कहां तक पहुंचा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम। एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। करीब 1,261 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें 497 किलोमीटर के हिस्से पर काम जारी है और जल्द ही 162 किलोमीटर के एक अन्य हिस्से पर भी काम शुरू होने वाला है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 569 किलोमीटर हिस्से के लिए बिडिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC रूट के जरिए किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023-24 तक बनकर तैयार हो सकता है। यही प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी अहम हो गया था कि क्योंकि दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के साथ स्वर्ण चतुर्भुज का NH48 पर भारी भीड़ हो गई है। 6 लेन का यह कॉरिडोर देश के रोड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर औसत ट्रैफिक करीब 80,000 पैसेंजर कार यूनिट PCUS है। एक आकलन के अनुसार यह जल्द ही बढ़कर 100,000 PCUS हो जाएगा। जून की अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट स्विस ने कहा था, ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनफील्ड योजना पर काम कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी और निर्माण समय भी कम लगेगा। जमीन अधिग्रहण कम करना पड़ा है और कॉरिडोर के लिए लोगों का पुनर्वास भी कम हुआ है। 5 राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मौत ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद और वडोदरा की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। दूरी और समय कम होने से इसका आर्थिक फायदा भी होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से दूरी कम होने से लॉजिस्टिक लागत कॉरिडोर पर करीब 8-9% कम होगी और इससे लाइफटाइम करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। दूरी, समय और तेल की खपत कम होगी, इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। कॉरिडोर पर नियंत्रित एक्सेस होगा। दोनों तरह 75 एमिनिटीज का एक नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई गई है जो 50 किलोमीटर के अंतराल पर होगी। सरकार इस 8 लेन का ऐसे निर्माण कराने का प्रावधान लेकर चल रही है जिसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है।
हर साल 32 करोड़ लीटर तेल की बचत। सड़क मंत्रालय का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से करीब 32 करोड़ लीटर तेल की सालाना बचत होगी। जेडीयू में शामिल होने से पहले उपेंद्र कुशवाहा बोले, अब नीतीश के साथ करेंगे देश और प्रदेश के हित में काम। जेडीयू के हुए आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर करेंगे काम। रविवार को जेडीयू में शामिल होने से पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सियासी तकाजा बदल गया है, इसलिए हमने अब देश और बिहार के हित में काम करने का फैसला लिया है। समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पर आने की जरूरत। उन्होंने मीडिया को बताया कि अब राष्ट्र और राज्य के हित में बिहार में समान विचारधारा वाले लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। यह वर्तमान राजनीतिक स्थिति की मांग है, इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू के साथ विलय का फैसला किया है। अब हम उनके साथ खड़े हैं और एक साथ मिलकर काम करेंगे। बता दें कि आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा पीएम मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में सीटों के आवंटन सहमति नहीं बनने के बाद वो एनडीए से अलग आ गए थे। उसके बाद न तो उन्हें लोकसभा चुनाव में जनता का साथ मिला और न ही बिहार विधानसभा चुनाव में। आज नीतीश की मौजूदगी में जेडीयू में शामिल होंगे आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा। दोपहर 2 बजे जेडीयू कार्यालय पहुंचेंगे उपेंद्र कुशवाहा। आज दोपहर 2 बजे आरएलएसपी का जेडीयू में होगा विलय। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के करीब 4 माह बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आज से नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में चर्चा में बने रहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का आज जेडीयू में विलय हो जाएगा। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जेडीयू में आरएलएसपी के विलय को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू सुप्रीमो आरसीपी सिंह समेत जेडीयू के तमाम कद्दावर नेता मौजूद रहेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू कार्यालय में दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे। सीएम नीतीश कुमार की उपस्थिति में वो जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनके जेडीयू में शामिल होने के साथ ही पार्टी का भी जेडीयू में विलय हो जाएगा। 2019 में एनडीए से हो गए थे अलग। बता दें कि आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने के बाद वो एनडीए से अलग हो गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी का खाता भी नहीं खुला पाया था। बिहार में एनडीए की बढ़ेगी ताकत, इस दिन आरएलएसपी बन सकती है गठबंधन का हिस्सा। नीतीश से हाथ मिलाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। 14 मार्च को आरएलएसपी का हो सकता है जेडीयू में विलय। बिहार में बढ़ेगा एनडीए का कुनबा। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल देश भर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जहां वैचारिक मतभेदों के चलते पुराने सहयोगी दल शिवसेना, अकाली किनारा कर रहे हैं, वहीं बिहार में इनका कुनबा मजबूत होने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएसएलपी का जनता दल यूनाइटेड के साथ विलय का मंच तैयार है और 14 मार्च को इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। इस विलय के साथ ही प्रदेश में एनडीए की ताकत में इजाफा हो जाएगा। 14 मार्च को पटना में रालोसपा का जदयू में विलय होना तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रह सकते हैं। आरएलएसपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक रालोसपा ने जदयू के साथ विलय पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मंजूरी लेने के लिए 13-14 मार्च को पटना में 2 दिवसीय बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद इस बारे में आधिकारिक ऐलान होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव में मिली हार से बदला मन। राजनीतिक सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद एनडीए का हिस्सा बनने का मन बना लिया है। चुनावी में पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। यही वजह है कि इस संबंध में वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक कर सभी राजी करेंगे। विरोधियों को मिलेगा जवाब। एनडीए या यूं कहीं नीतीश का कुनबा बढ़ता है तो निश्चित रूप से ये विरोधियों को करारा जवाब होगा, जो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि नीतीश सरकार कभी भी गिर सकती है। ऐसे में रालोसपा के विलय का बिहार की राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यह विलय जदयू को मजबूत करेगा और राज्य की राजनीति पर एक महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। खुद को सीएम उम्मीदवार बताया था। बिहार विधानसभा चुनावों में रालोसपा ने एक अलग गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ा था। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, मायावती की बीएसपी शामिल थी। खास बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन सिंगल सीट पर जीत नहीं पाए। हालांकि अब जेडीयू से हाथ मिलाने के बाद इसका ज्यादा फायदा तो नीतीश की पार्टी को ही होगा, क्योंकि जितना भी वोट बैंक रालोसपा के पास है, उसे भुनाने की कोशिश जेडीयू ही करेगी। वहीं रालोसपा को सरकार की छत्रछाया में अपनी पार्टी को गति देने में भी आसानी होगी। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में जेडीयू के पास 43 विधायक हैं और एनडीए सरकार में जूनियर पार्टनर है, जबकि 74 विधायकों के साथ बीजेपी चुनावों में बड़े भाई के रूप में उभरी।
बिहार में फिर गरमाई राजनीति, तेजस्वी यादव ने मुकेश साहनी को बताया रिचार्ज कूपन, बिहार में चढ़ा सियासी पारा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुकेश साहनी पर कसा तंज। ट्रैक्टर के बाद साइकिल से पहुंचे विधानसभा। देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को बजट सत्र के छठे दिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साइकिल से बिहार विधानसभा पहुंचे। इससे पहले वो ट्रैक्टर से भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। चर्चा में भाग लेते हुए तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने के लिए कहानी का सहारा लिया तो अलग अंदाज में शेरो शायरी भी की। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किए गए बजट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि सरकार बजट का आकार बढ़ाने का दावा करती है लेकिन उसका खर्च ही नहीं कर पाती। वहीं तेजस्वी ने मुकेश साहनी को भी रिचार्ज कूपन कह डाला। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, जनता हिसाब लेगी अपने हिसाब से। तेजस्वी ने सदन में एनडीए पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बजट में बड़ी हिस्सेदारी नहीं मिली है। बीजेपी के मंत्री भले ही अधिक हैं, लेकिन जेडीयू के मंत्रियों के पास दोगुना से भी ज्यादा बजट है। तेजस्वी के इस कटाक्ष पर पलटवार करने के लिए जैसे ही मुकेश साहनी उठे, तेजस्वी ने अपने आक्रामक रुख से उन्हें भी चुप करा दिया। तेजस्वी ने मुकेश साहनी को रिचार्ज कूपन कहकर बैठने की सलाह दी। तेजस्वी ने उन पर तंज कसते हुए उन्हें रिचार्ज कूपन बता दिया। उन्होंने कहा कि आप तो खुद रिचार्ज कूपन हैं, आगे रिचार्ज होंगे कि नहीं किसी को पता नहीं। दरअसल तेजस्वी का इशारा मुकेश साहनी की विधान परिषद सदस्यता को लेकर था। साहनी जिस सीट पर विधान परिषद के लिए चुनकर गए हैं, वह उपचुनाव वाली सीट है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की मांग करते हैं और कहते हैं कि इससे समाज के हर एक जाति का सर्वांगीण विकास होगा, लेकिन बजट में स्थिति हास्यास्पद है। बजट सेशन 2, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। सदन 01 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा सभापति ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र का मजाक न उड़ाएं। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही 01 बजे तक के लिए स्थगित। आज राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होने के कुछ समय बाद राज्यसभा को 01 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही शुरू होने से पहले टीएमसी ने बजट सत्र को स्थगित करने की मांग की है। हंगामे के बीच राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे से बाज आने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र 2 के पहले दिन हंगामा सही नहीं है। आप सदन को चलने दें। ऐसा न होने पर मुझे पहले दिन ही कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा दोबारा 01 बजे तक के लिए स्थगित। बढ़ती कीमतों पर चर्चा कराने की मांग। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा मचाया और कार्यवाही को बाधित किया। विपक्ष की ओर से सदन की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के सांसदों ने तेल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की मांग करने के नारे लगाए। शून्यकाल स्थगित करने की मांग। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा करने के लिए शून्यकाल स्थगित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपये और डीजल की कीमत लगभग 80 रुपये हो गई है। इसके अलावा रसोई गैस के दाम भी बढ़े हैं। उत्पाद शुल्क लगाकर 21 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए हैं। यही वजह है आज देश का किसान पीड़ित है। बता दें कि ये सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा और इसमें मोदी सरकार का मुख्य ध्यान वित्त विधेयक और साल 2021-22 के लिए अनुदान की अलग अलग मांगों को पास कराने पर होगा। इसके अलावा सरकार ने और भी कई विधेयकों को पास कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। बजट सत्र 2, महंगाई और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर केंद्र को घेरेगा विपक्ष। हंगामे के आसार। डिजिटल मीडिया नियमों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में। अनुदान मांगों और वित्त विधेयक पर सरकार संसद की मुहर लगवाने की भरपूर कोशिश करेगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां संसद को चुनावी मैदान के रूप में इस्तेमाल करना चाहेंगी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों की बजट सहित कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। महंगाई और किसान आंदोलन को लेकर हंगामे के भी आसार हैं। डिजिटल मीडिया। महंगाई के सवाल पर विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर हमले कर रही हैं। कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है और इस मसले पर भी विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जाएंगे। वहीं डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए नए नियमों पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने के संकेत दिए हैं। सरकार पास कराना चाहेगी ये बिल। दूसरी तरफ सरकार अनुदान मांगों और वित्त विधेयक पर संसद की मुहर लगवाने की भरपूर कोशिश करेगी। मंगलवार से लोकसभा में बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हो जाएगी। सबसे पहले रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू की जाएगी। इनके अलावा द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021,
द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021, द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को सरकार पास कराना चाहेगी। सरकार लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तैयार। दूसरी तरफ केंद्र सरकार बजट सत्र 2 का लाभ उठाने की कोशिश करेगी ताकि अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है। हालांकि सरकार को महंगाई के सवाल पर जवाब देने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कसा केंद्र पर तंज, कहा महंगाई से परेशान गरीब लोग लकड़ियों पर बना रहे हैं रोटी। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी जन विरोधी। अब गरीब लोग नहीं खरीद पा रहे हैं गैस सिलेंडर। सोमवार को राज्यसभा में बजट सत्र दूसरे चरण के पहले दिन राज्यसभा में केंद्र सरकार पर चौतरफा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतें आसमान छू रही है। लोगों ने अब गाड़ियों को चलाना कम कर दिया है। पेट्रोल पंप की पेट्रोल और डीजल की बिक्री 40% तक कम हो गई है। उन्होंने कहा कि लोग गैस का सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। जहां लकड़ियां उपलब्ध हैं वहां गरीब लोग लकड़ियों पर रोटी बना रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार को इसकी परवाह नहीं है। सरकार बहस के लिए तैयार नहीं। इससे पहले राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति तितर-बितर हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था को बदहाली की स्थिति तक पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। जनता से जुड़ी इन मुद्दों को जब हम उठाना चाहते हैं तो सदन में हमें वक्त नहीं दिया जाता है। हमें ऐसे मुद्दों के लिए वक्त दिया जाए, इसके लिए हम सदन में लड़ रहे हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चुनाव के लिए असम में बीजेपी का बड़ा दांव, इतने रुपए सस्ता कर दिया पेट्रोल। असम में विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी ने चला बड़ा दांव। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए तक की कटौती का फैसला। शराब पर भी 25% ड्यूटी घटाई। शुक्रवार रात 12 बजे से लागू होंगी नई दरें। देश भर में जहां तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं देश के एक राज्य में बीजेपी ने पेट्रोल की कीमतों में खासी कटौती कर डाली है। दरअसल पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर लगातार विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। इस बीच बीजेपी ने देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में पेट्रोल प्राइस 5 रुपए तक सस्ता कर दिया है। दरअसल इसी वर्ष असम में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में इसे चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा सियासी दांव माना जा रहा। चुनावी माहौल में असम सरकार ने बड़ा फैसला किया है। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम में 5 रुपए की कटौती की गई है। शराब की कीमतों में कटौती। इतना ही नहीं, वोटरों को आकर्षित करने के लिए असम की बीजेपी सरकार ने शराब की कीमतों में भी कटौती का फैसला लिया है। इसके तहत शराब पर 25% ड्यूटी घटाई गई है। खास बात यह है कि नई दरें और टैक्स शुक्रवार रात 12 बजे के बाद से लागू कर दिए जाएंगे। असम के वित्त मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने 12 फरवरी को विधानसभा में नई दरों का ऐलान किया। असम में मार्च-अप्रैल में चुनाव होने हैं। सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार सत्ता की कुर्सी अपने पास रखना चाहती है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की रिकॉर्ड गिरावट के बावजूद असम सरकार ने कोरोना महामारी के नाम पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई थीं। पिछले साल अप्रैल महीने में असम में पेट्रोल पर 5.85 पैसे और 5.43 पैसे की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी का विरोधी दलों ने जमकर विरोध किया था, लेकिन उस दौरान सरकार ने दामों को लेकर ना तो कोई कटौती की और ना इस पर सफाई दी थी। लेकिन अब चुनाव का वक्त नजदीक आते ही सरकार के आम जनता की नब्ज पकड़ते हुए इतना बड़ा फैसला ले डाला है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा जारी। असम में चुनाव को देखते हुए बीजेपी के दिग्गज नेताओं दौरा लगातार जारी है। हाल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 1 लाख से अधिक भूमिहीन मूल निवासियों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन के बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। इसके कुछ दिन पहले उन्होंने 2 बड़े अस्पतालों समेत कई प्रोजेक्ट असम को सौंपे थे। वेस्ट बंगाल बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, शाह सहित मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। सूची में पश्चिम बंगाल के सभी चर्चित चेहरे शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची में 40 लोगों को शामिल किया गया है। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सहित मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, रूपा गांगुली, अभिनेत्री पायल सरकार सहित अन्य नाम शामिल हैं। 8 चरणों में संपन्न होगा मतदान। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के दौरान 8 चरणों में मतदान संपन्न होगा। पहले चरण में लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज नंदीग्राम में ममता बनर्जी हल्दिया में पर्चा दाखिल करेंगी। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता व नंदीग्राम में ममता के प्रतिद्वंद्वी शुभेंदु अधिकारी रोड शो करेंगे।
स्टार प्रचारकों में सीएम योगी, दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, पायल सरकार, रूपाली गांगुली, मिथुन चक्रवर्ती जैसे चेहरों को शामिल कर आक्रामक प्रचार का अपना इरादा साफ कर दिया है। पश्चिम बंगाल में सियासी तनाव बरकरार, शहीद मीनार पर शुवेंदु के पहुंचने से पहले टीएमसी का प्रदर्शन, बीजेपी और टीएमसी के बीच तनातनी जारी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ लगाए नारे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव पहले की तरह बरकरार है। रविवार का नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी का शहीद मीनार पर पहुंचने से पहले टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, जबकि वहां पर शुवेंदु का कार्यक्रम पहले से ही तय था। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नंदीग्राम के शहीद मीनार पर जोरदार प्रदर्शन किया और बीजेपी विरोधी नारे लगाए। बता दें कि शुवेंदु अधिकारी आज सोनाचुरा के शहीद मीनार जाने पहुंचने वाले थे। वहां पर 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम गोलीबारी में मार गए निर्दोष ग्रामीणों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का उनका कार्यक्रम था। 14 मार्च बंगाल का काला अध्याय। शुवेंदु अधिकारी शहीद मीनार पहुंचते उससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्वीट कर इमोशनल कार्ड खेल दिया है। सीएम अपने ट्वीट में कहा है कि आज के ही दिन 14 साल पहले नंदीग्राम गोलीबारी में निर्दोष ग्रामीण मारे गए थे। उन्होंने शहीद ग्रामीणों को श्रद्धांजलि करते हुए 14 मार्च 2007 को बंगाल के इतिहास का काला अध्याय करार दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने तत्कालीन वामपंथी सरकार के कुशासन का जिक्र करते हुए कहा कि कई निर्दोष लोगों की तो लाश भी नहीं मिल पाई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नंदीग्राम में अपनी जान गंवाने वालों की याद में हम हर साल 14 कृषक दिवस मनाते हैं। 14 साल पहले आज के दिन नंदीग्राम में मारे गए थे निर्दोष ग्रामीण, ममता बनर्जी ने बताया। बंगाल का काला अध्याय, ग्रामीणों के सम्मान में लड़ रही हूं नंदीग्राम से चुनाव। 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम गोलीबारी में मारे गए ग्रामीणों को दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासी घमासान जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्वीट कर कहा है कि आज के ही दिन 14 साल पहले नंदीग्राम गोलीबारी में निर्दोष ग्रामीण मारे गए थे। उन्होंने शहीद ग्रामीणों को श्रद्धांजलि करते हुए 14 मार्च 2007 को बंगाल के इतिहास का काला अध्याय करार दिया है। बंगाल के किसान हमारी शान। ममता बनर्जी ने तत्कालीन वामपंथी सरकार के कुशासन का जिक्र करते हुए कहा कि कई निर्दोष लोगों की तो लाश भी नहीं मिल पाई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नंदीग्राम में अपनी जान गंवाने वालों की याद में हम हर साल 14 मार्च को कृषक दिवस के रूप में मनाते हैं। किसानों को कृष्ण रत्न पुरस्कार देते हैं। बंगाल के किसान हमारी शान हैं। हमारी सरकार उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। नंदीग्राम का प्रत्याशी होने पर गर्व। ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम के भाइयों और बहनों के सम्मान में मैं वहां से चुनाव लड़ रही हूं। इस ऐतिहासिक स्थान से उम्मीदवार होने पर मुझे गर्व है। उन्होंने कहा कि बंगाल विरोधी ताकतों के खिलाफ और शहीद परिवारों के सदस्यों के साथ रहना और काम करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। कैलाश विजयवर्गीय बोले, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ने के मुद्दे पर मिथुन दा से बात करूंगा। अब तक की बातचीत में मिथुन दा ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। बीजेपी शुभेंदु के बाद कुछ और चर्चित चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उलटफेर का सिलसिला जारी है। इस बीच प्रदेश प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के मुद्दे पर अभी तक की बातचीत में मेरी मिथुन चक्रवर्ती ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। इसके बावजूद अगर उन्हें चुनाव लड़ाने का निर्णय लेती है तो मैं मिथुन दा से इस बारे में बात करूंगा, साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने के लिए राजी करूंगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतारकर विधानसभा चुनाव में भरपूर रोमांच पैदा कर दिया है। शुभेंदु ने आज बाबुल सुप्रियो, धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी की मौजूदगी में पर्चा भी दाखिल कर दिया है। अब बीजेपी बंगाल विधानसभा की कुछ और सीटों पर प्रदेश के चर्चित चेहरों का उतारकर टीएमसी के खिलाफ चुनावी लीड लेने का प्रयास करेगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय नीति पर अमल की योजना बनाने में जुटी है। यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन दा को चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने के संकेत दिए हैं। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा, भाजपा नेतृत्व पर साधा निशाना। केंद्र का मकसद हर स्तर पर चुनाव जीतना है। देश आज विकट स्थिति में है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला जारी है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2021, वेस्ट बंगाल चुनाव 2021 को लेकर में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जारी सियासी टकराव के बीच बीजेपी के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आज ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए। टीएमसी में शामिल होने के तत्काल बाद उन्होंने बीजेपी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश विचित्र स्थिति में पहुंच गई है। राजनीति में अभी तक हम लोग सोचते रहे कि लोकतांत्रिक मूल्यों, भाईचारे, देश की अखंडता, सबको साथ लेकर चलने के मुद्दे कोई नहीं भटकेगा, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार को इन लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का मकसद हर पर चुनाव जीतना है। यह स्थिति देश के लिए चिंताजनक है। चंद्रशेखर और वाजपेयी कैबिनेट में रह चुके हैं मंत्री।
बता दें कि यशवंत सिन्हा पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कैबिनेट में मंत्री रहे। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के वित्त और विदेश मंत्री रहे। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद उनकी नई बीजेपी नेतृत्व से नहीं बनी और उन्होंने बीजेपी का छोड़ दिया। पिछले